नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। 5 राज्यों के नतीजे आज आ गए हैं और तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है, जहां पर डीएमके पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म होती हुई दिख रही है और टीवीके के विजय, वो ऐसा लग रहा है कि अब बड़ी बढ़त बना रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्हीं की पार्टी अब पावर में भी आएगी। केरल में कांग्रेस को एक बड़ी जीत मिली है 10 साल के बाद। केरल में कांग्रेस की सत्ता वापस आई है और अगर आप पूरी टैली देखें तो अब कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के बाद ये चौथा राज्य है जो कि कांग्रेस के खाते में गया है। और बंगाल में क्या हुआ है, आज उसको उस पर भी बात करनी जरूरी है कि जैसे तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर है, बीजेपी पहली बार बंगाल में एक भारी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और अब तो लगभग लगभग 200 का आंकड़ा ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, क्योंकि लीड्स अभी भी आ रही हैं। और ममता बनर्जी की जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी है भवानीपुर, वो वहां पर ट्रेल करती हुई नजर आ रही हैं। ये जो पूरा चुनाव का नतीजा आया है, इसका बड़ा निचोड़ क्या है, कैसे ये असर डालेगा अब आगे के राज्यों में जहां चुनाव होने हैं और आगे की 2029 के चुनाव में भी विपक्ष का क्या होगा, वो एक बड़ा सवाल है। खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, अब आप देखिए एक एक करके सारे क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी, अभी हाल का केस है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई। डीएमके तमिलनाडु से खत्म है, एआईएडीएमके का भी वही हश्र हुआ। अब टीवी के एक नया एंट्रेंट हुआ है। उसके बाद आप देखिए जेडीयू और टीडीपी तो बीजेपी के साथ ही हैं। बाकी आप पार्टीज देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्या हाल है, उसके अलावा शरद पवार की पार्टी का क्या हाल है। तो एक तरीके से विपक्ष, आरजेडी खत्म है, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो ऑलमोस्ट खत्म है। नवीन पटनायक की पार्टी, उनका आप हश्र देख लीजिए। तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, क्या इस चुनाव के जरिए उन क्षेत्रीय दलों को खत्म किया गया है और अब जो असली लड़ाई अब आने वाले चुनाव में होगी। हमारे खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। मैं अनुमा आचार्य से शुरू करती हूँ क्योंकि अनुमा जी को दूसरी जगह जाना है। अनुमा, आपसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस के लिए आज एक खुशी की भी बात है कि आपके खाते में केरल की सत्ता अब हाथ में लगी है, चौथा राज्य कांग्रेस के हाथ लगा है। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो आपको पॉजिटिव लगती है या नेगेटिव, विपक्ष के हिसाब से? जी देखिए, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक पिता ने अपने बेटों को एक बांस का गट्ठर दिया और कहा कि इसे एक साथ तोड़ो, तो वो नहीं तोड़ पाए, और फिर उन्होंने कहा अलग अलग करके इसे तोड़ो, तो वो टूट जाता है अलग अलग बांस। तो इसी तरह से लोकतंत्र को प्यार करने वाली सभी पार्टियों और संविधान के साथ चलने वाली सभी पार्टियों को अलग अलग नहीं जाना चाहिए। ये एक लेसन है इससे। जब इंडिया गठबंधन बना था तो वो बेशक बना केवल लोकसभा चुनावों के लिए था, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर विचारधारा एक है तो अकोमोडेटिव होकर अगर संविधान को चाहने वाली पार्टियां इकट्ठा आए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ हम सब जानते हैं। ममता बनर्जी एक फाइटर है, लेकिन उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा सेंटर में केंद्रित कर लिया, और जिस तरह से बीजेपी सांप्रदायिकता की इंटेंसिटी बढ़ा देती है, उसी तरह ममता बनर्जी जी ने रीजनलिज्म की, क्षेत्रीयता का बहुत ज्यादा उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी। और उसका परिणाम वही होता है कि जब एक इंटेंसिटी से इंसान थक जाता है तो वो दूसरी तरफ जाता है। तो अगर मिडिल पाथ होता, अगर ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई 20 के करीब, 25 के करीब सीट्स दी होती और जो लड़ने वाली सीट्स होती, ये नहीं कि जिसमें वो नहीं जीत सकती हैं, वो तो एक अलग ही नजारा होता। तो इससे एक तो ये सबक मिला कि अलग अलग आप जाएंगे तो अलग अलग आपको खाना आसान होता है बीजेपी के लिए। वैसे भी बीजेपी एक अजगर की तरह है, चाहे वो बीजू जनता दल हो जिसने उसका हमेशा समर्थन किया, शिरोमणि अकाली दल हो, या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, कोई भी इस तरह की पार्टी, क्षेत्रीयता की जो पार्टी है, उनको धीरे धीरे खा जाती है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि किस तरह से अखिलेश यादव ने एक मेच्योरिटी दिखाई। नहीं, तो राहुल अनुमा आप गांधी ये जी कह रही हैं, अनुमा जी आप ये कह रही हैं कि एक तरीके से क्षेत्रीय दल तो जो धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ ही रहे हैं, एक तरीके से कांग्रेस का क्या रास्ता अब साफ हो गया है 2029 के चुनाव में? आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, ये जो नतीजा है? ब्लेसिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी हम अपने साथ की क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर चलना जानते हैं। ये सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस के पास 140 भी सीट अगर लोकसभा में आ जाए तो हम सरकार बना सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कैसे साझेदारी करना है। लेकिन एट द सेम टाइम क्षेत्रीय पार्टियों को अगर मेच्योरिटी वो दिखाएं। अब देखिए, दो तरह की चीजें हुई हैं। एक तो ये कि अगर क्षेत्रीय पार्टियां अकेले जाती हैं तो वो खत्म भी होती हैं।
अगर उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले ही दम पे कुछ कर लेंगे तो फिर बीजेपी उनको तोड़ सकती है आराम से। दूसरी तरफ जहां जहां स्ट्रॉन्ग क्षेत्रीय पार्टियां हैं वहां बीजेपी एक तीसरा मोर्चा खड़ा करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस का जिस तरह से कांग्रेस चुनाव हारेगी तो आम आदमी पार्टी का एक पूरा जखीरा खड़ा किया गया, एक पूरा सामाजिक आंदोलन सा निकला और उसके बाद आज सब उसका सच जानते हैं। इसी तरह तमिलनाडु में मैं देख रही हूँ कि एक तीसरी पार्टी निकल के आई, टीवी के पार्टी, और जिसका जो विजय चंद्रशेखर हैं। ऐसा सामने से ऐसा लगता है कि वो एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं, लेकिन उनका इतनी जल्दी स्थापित हो जाना, चुनाव भी लड़ लेना, जीत भी लेना, आपको लगता है सही? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों जगहों पे बीजेपी के कहीं ना कहीं पीछे के खेल हैं। एक स्टैम्पीड में 40 लोगों का मर जाना और एक पार्टी का पूरी तरह देश में स्थापित हो जाना, लोग उसको नोटिस भी करने लगे। तो इन सब चीजों की कौन करता है ऐसी काम, वो सबको मालूम है और उसको सिर्फ कहने की एक बात है। तो मेरा ये मानना है नहीं, तो आज कांग्रेस के खेमे में, अनुमा जी, क्या कांग्रेस के खेमे में आज हंसी खुशी या फिर एक थोड़ा सा चिंता वाली स्थिति है कांग्रेस के लिए कि ठीक है एक तरफ आपने राज्य जीता लेकिन दूसरी तरफ अब सारे क्षेत्रीय दलों को कैसे लेकर चलना है, क्या ये बड़ी चुनौती है? ये एक चुनौती जरूर है और इस चुनौती में मुझे लगता है कि हम सफल होते आए हैं, लेकिन एक बात है, ये पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है। हर चुनाव के सीजन में एक चुनाव कांग्रेस को या विपक्ष को जिता देना, जिससे कि पूरा गोदी मीडिया ये कहता रहे कि उस राज्य में क्या ईवीएम खराब नहीं थी, क्या उस राज्य का सिस्टम खराब नहीं था। तो ये एक कहानी है जिसको सारे क्षेत्रीय दलों को हम समझाने की कोशिश करेंगे और सारे क्षेत्रीय दलों को साथ लेके चलने में वो हमारी महारत है। लेकिन ये एक चीज बहुत साफ है कि ये पूरी कहानी देश में लोकतंत्र का चुटकुला बन गया है। ये एक तरह का स्क्रिप्टेड पूरा एक हमारे सामने माहौल बना हुआ है। तो इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि हम सबसे पुरानी पार्टी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूरी है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव के समय मैच्योरिटी दिखाई थी, वही अब एक्सपेक्टेड है कि वही बीजू जनता दल के भी समझ में आए। तो अपनी पार्टी का पूरी तरह शरण होने के पहले वो इस बात को समझे, शिरोमणि अकाली दल भी समझे, और जो लोग संविधान पे भरोसा करते हैं वही एक साथ आकर एक छोटा सवाल करके फिर मैं एक छोटा सवाल आपसे और करके और मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ कि अनुमा जी, सबसे बड़ी चुनौती तो अब पार्टी के आपके सामने ये है कि केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा? केसी वेणुगोपाल होंगे, रमेश चेन्निथला जी होंगे या फिर मिस्टर सतीसन होंगे? इसको लेकर कब तक फाइनल कोई खबर दिखेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री केरला का? जी, मिठाई तो खा लेने दीजिए। और एक हमारी चिंता भी है कि 2 सीटें बीजेपी की आती वहां दिख रही हैं, ये बहुत बड़ी चिंता है, ये सेंधमारी है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन उसे भी साध सकता है। तो हम मिठाई खा लें, विधायक दल इतना निर्णय लेगा। आपको एक राहुल जी की बात याद दिला दूं, उन्होंने कहा था कि हम तो चाहेंगे एक सशक्त महिला केरल का प्रतिनिधित्व करे, उन्होंने ये भी कहा है। बहुत सी चीजें हैं जिसके बैकड्रॉप पर हम ये मान सकते हैं कि बहुत जल्दी ये निर्णय सामने आएगा और पार्टी इसकी घोषणा भी करेगी। चलिए ठीक है, आपने एक अब चिंता का विषय ये भी दे दिया है। लोग सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केरल की कोई मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री होगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। चलिए, थैंक यू सो मच अनुमा जी, और मैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं अनिल सिन्हा जी के पास आती हूँ। अनिल जी, बड़ी तस्वीर आज के 5 राज्यों के चुनाव की क्या है? कहने के लिए तो बीजेपी की एक भारी जीत है, जीत ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना पूरा दिखा दिया। एक ऐसी बीजेपी ने जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि 2024 में तो 240 पर वो लोग लटक गए, आज बीजेपी पूरे दमखम के साथ वापस आती हुई नजर आ रही है। जी अनिल जी, देखिए क्या है कि ये जो रिजल्ट्स हैं इसने 2-3 बातें क्लियर कर दी। एक तो ये है कि चुनाव आयोग इसी तरीके से चलेगा और सुप्रीम कोर्ट और बाकी कहीं कोई रेमेडी मिलने वाली नहीं। तो दूसरी बात ये है क्या कि बीजेपी सब स्क्रिप्टेड वाली बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये पूरा स्क्रिप्टेड है। तमिलनाडु में भी जो दिख रहा है कि टीवी के आई है, तो टीवी के का आना कोई बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। इसी तरह से उसने डीएमके को डिसलॉज करने के लिए एआईडीएमके कोई ऐसी बड़ी ताकत नहीं थी और उसकी हालत बहुत खराब थी, तो भी वो इतना सीट भी ले आई है। तो ये बीजेपी के ही लाइन पे है। जो केरल में कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है। और आप चाहे इलेक्शन कैसे भी हो तो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक चीज है
कि ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए आगे के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया है। जिनको लग रहा हो कि लेफ्ट का जाना इसी तरह तृणमूल के जरिए लेफ्ट को पहले समाप्त किया और उसके बाद अब तृणमूल को भी रास्ता दिखाया। ये जो लोग समझते हैं कि परिवर्तन, ऐसा ही परिवर्तन वो करते हैं। इसी तरह बीजेडी के जरिए कांग्रेस को डिसलॉन्च किया और अब जो है बीजेडी को भी रास्ता दिखाया। बीजेपी एक बड़े मतलब कैप्चर के, मतलब जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसको कैप्चर करने के अभियान में सफल हुई है। और ये इसमें पॉजिटिव साइन सिर्फ इतना ही है कि केरल में कांग्रेस के आने से कांग्रेस कम से कम नेशनल लेवल पे जो उसका रेलिवेंस है उसको डिमिन, जो कि बहुत लगे हुए थे वो कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। तो वहां पर वो एक ये पॉजिटिव चीज है। दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि तमिलनाडु में कॉमनल नैरेटिव पर नहीं जीता है वो। टीवी के जो है एक सेकुलर अल्टरनेटिव के रूप में अपने को बता रहा है। कितना दूर जाएगा मालूम नहीं, लेकिन वो सेकुलर अल्टरनेटिव के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अगर वो डीएमके की जगह लेता भी है तो इनकी बीजेपी से कितना फाइट करेगा वो देखना है। लेकिन अगर यही स्टैंड उसका रहता है तो तमिलनाडु में से उतनी चिंता नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बंगाल का लेना जो है उसका, वो बहुत ही, और असम दोनों का लेने से जो नेशनल पॉलिटिक्स पे बहुत ही बुरा असर होने वाला है। आउट एंड आउट एक कॉमनल नैरेटिव पर वो वहां जीता है। दोनों जो है स्टेट, ये स्टेट है क्या कहते हैं, एक तरह से सीमावर्ती इलाके हैं और उस सीमावर्ती इलाके हैं। दूसरा है क्या कि आसाम में और कम्युनलिज्म बढ़ने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की हालत खराब पहले से है। अगर वहाँ और कम्युनलिज्म बढ़ता है, क्योंकि सेंटर है वो आसाम, तो हमारा और भी बुरा हाल होने वाला है वहाँ। पश्चिम बंगाल के आ जाने के बाद एक पूरा ईस्टर्न इलाके में कम्युनलिज्म की एक वेव आने वाली है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा हम सबों के लिए, मतलब नेशन के लिए। और बांग्लादेश वगैरह का रिलेशनशिप वगैरह तो जो होना है तो होगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। इसमें कोई रिजॉइस करने या इसको सेलिब्रेट करने का कोई या एनालाइज करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं यही कहूंगा कि चिंता करिए कि ऐसे ही इलेक्शंस लड़े जाएंगे, इसी तरह से चुनाव आयोग काम करेगा और इसी तरह से 90 लाख वोटर्स निकाल लेने के बाद, पहले मुझको लग रहा था क्या कि ये वोटिंग कर रहे हैं वो, लेकिन ममता बनर्जी से फाइट मतलब एक फेक ये क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। हो सकता है छोड़ दें, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। ममता बनर्जी इसको गेस नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो है उनके भी जो क्या कहते हैं बहुत ही डिजोनेस्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स थी उनकी, आइडियोलॉजिकली भी। वो पहले उन्होंने सीपीएम ये को लेफ्ट को खत्म किया, फिर कांग्रेस को साथ नहीं लिया, वो बीजेपी की ही के एजेंडा पर चल रही थी। अब वो उनको अपना मिल गया, जो कि बाकी पार्टियों को बीजेपी ने जिस तरह से जेडीयू के साथ किया, अकाली दल के साथ किया और बाकी पार्टियों के शिवसेना के साथ किया, वही उनके साथ हुआ है। इसलिए उनके लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। और उनका जो फाइट है वो लोगों का फाइट था, लोगों ने अंतिम दम तक लड़ने की वहां कोशिश की है। अब तो ये बताया ना, आपके ही चैनल पर किसी ने बताया था ना कि भगदड़ मचेगी तृणमूल कांग्रेस में और वो सब लोग जो है शिफ्ट कर जाएंगे बीजेपी की तरफ, जो उनके लुम्पन एलिमेंट्स हैं वो सब जाएंगे उधर। ठीक है, हाँ, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। मैं समीर के पास आती हूँ कि समीर, जो पश्चिम बंगाल में जो अभी ताजा स्थिति है, एक हमने देखा था कि आज ममता बनर्जी ने एक अपना वीडियो भी रिलीज किया और उन्होंने कहा कि कई जगह पर काउंटिंग बड़ी धीरे है। महुआ मोइत्रा का भी मैंने एक वीडियो देखा जहां उन्होंने बताया कि काउंटिंग या तो बड़ी स्लो हो गई है या तो रोक दी गई है। अभी उसको लेकर क्या सुनाई पड़ रहा है और ताजा जो नंबर्स हैं वो क्या है? देखिए,
काउंटिंग स्लो है, नो डाउट स्लो है। उसके पीछे एक कारण भी है कि जो काउंटिंग ऑफिशियल्स है काफ़ी कॉशियस है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर जारी किया है जो कोई अगर कमी पाया गया है काउंटिंग का दौरान तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में। तो इससे इन लोग ओवर कॉशियस भी है। इसे काउंटिंग इसीलिए स्लो है। अभी तक देखिए रुझान नहीं ज़्यादातर आया है, अभी तक पुख्ता रिजल्ट ज़्यादा सीट तक आ नहीं पाया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो ममता बनर्जी ने जैसे कहा था कि अल्टीमेटली टीएमसी जीतेगी, तो ये होने वाला नहीं है। ये जो रुझान है वो स्टिक होने वाला है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, कुछ सीटें इधर उधर होगा। तो ये है। हालांकि टीएमसी को भी मालूम है ये ज़्यादा चेंजेस होने वाला नहीं है, लेकिन ये जो अपना जो कार्यकर्ता है उनका मॉरल बूस्ट अप करने के लिए भी नेताओं लोग ऐसे बयान देते हैं। तो वो ममता बनर्जी का बयान भी उसी हिसाब से देखना चाहिए, जो एक कोशिश रहा है कि अभी अपना वर्कर्स को मॉरल बूस्ट अप करे। ममता बनर्जी खुद अभी काउंटिंग स्टेशन में पहुंच गई हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो ये एक मतलब ये है पार्टी कैडर्स का जो ऑलरेडी डिमोरलाइज हो चुका है, उनको एक थोड़ा आश्वासन देना। और ऑलरेडी हम देखें हैं कि काफ़ी जगह में टीएमसी का ऑफिस अटैक होना शुरू हो गया। तो इससे भी कहीं ना कहीं मतलब ये जो टीएमसी का लीडरशिप का एक मैसेज है उनका, जो आप मैदान छोड़ के मत भागो, यू पुट अप ए फाइट। ममता बनर्जी बंगाली में बोला है कि मतलब शेर का तरह लड़ना है। तो ये एक पार्टी को चंगा करने का जिस तरीके के आंकड़े आए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए, आप तृणमूल कांग्रेस के आगे सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए जैसे आम आदमी पार्टी को तोड़ लिया गया, अब उसी तरीके से टीएमसी के लोगों में, टीएमसी में भी भगदड़ मचेगी, लोग छोड़ कर जाएंगे, या फिर टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर सकती है बीजेपी। क्या ये चुनौती ममता बनर्जी के सामने है? हाँ जरूर है। देखिए टीएमसी तो कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी है नहीं। तो टीएमसी तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑलरेडी आप देखिएगा जब पावर में था तो 2021 के पहले मतलब लाइन करके शुभेंदु अधिकारी और जितने भी नेता है लाइन करके बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो उस टाइम में तो मतलब बीजेपी पावर में नहीं था, फिर भी मतलब ये सोच के जो बीजेपी पावर में आ जाएगा ये सोच के काफ़ी नेता स्विच ओवर कर गया था। और इलेक्शन हारने का बीजेपी इलेक्शन हारने के बाद कुछ तो फिर वापस भी कर लिए थे। तो अभी जाहिर सा बात है कि अभी काफ़ी सारे टीएमसी नेता और जो ग्रास रूट वर्कर्स है वो तो स्विच ओवर करेंगे, ये इसमें कोई मतलब ये नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये होने वाला है। लेकिन एज फार एज ममता बनर्जी का फ्यूचर पॉलिटिकल करियर देखिए आप, ममता बनर्जी इवन सिंगल हैंडेडली भी एज एन ऑपोजिशन लीडर काफ़ी भारी पड़ने वाला है। मतलब ममता बनर्जी मोर एडमिनिस्ट्रेटर से भी ज़्यादा इफेक्टिव है एज एन ऑपोजिशन लीडर। हाँ, हालांकि उनका अभी उम्र हो गया है, 70 प्लस है, फिर भी अभी भी ममता बनर्जी काफ़ी फिट है। जिस तरह से अभी भी आप देखिएगा जितना पद यात्रा में मतलब दूसरे नेता गाड़ी में रोड शो करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी भी पैदल चल के सब रोड शो करता है। तो शी इज़ वेरी फिट। और ये नहीं है कि फिट होने का मतलब ये करे जैसे कि बहुत सारे नेता करते हैं, जितना फिट दिखते हैं लेकिन उनको थोड़ा कुछ किलोमीटर चलने बोलिए तो नहीं चलते हैं, गाड़ी से ही रोड शो करते हैं। तो बट ममता बनर्जी किलोमीटर आफ्टर किलोमीटर रोड शो पैदल ही चलती है, तो फिटनेस है। तो अभी देखिए ममता बनर्जी को मुझे लगता है कि एटलीस्ट अनदर 10 ईयर्स टीएमसी को ममता बनर्जी लीडरशिप देने का पोजीशन में रहेगी। और एज एन ऑपोजिशन आप जानते हैं जैसे कि लेफ्ट का जैसा स्ट्रॉन्ग कैडर बेस्ड पार्टी के अगेंस्ट में ममता बनर्जी जैसी लड़ी, तो जाहिर है अभी बीजेपी को भी ममता बनर्जी को एज एन ऑपोजिशन लीडर झेलना काफ़ी टफ होगा। तो एज ये, लेकिन ये बात सही है ममता बनर्जी का पार्टी कितना तक इंटेक्ट रहेगा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक इंटेक्ट रहेगा। काफ़ी उसमें मतलब काफ़ी लीडर्स स्विच ओवर कर जाएंगे बीजेपी में।
तो ये होने वाला है। एंड ओवरऑल अगर आप देखिएगा जो, हाँ, आपकी आवाज कट रही है समीर। मैं जब तक विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, जो चुनाव की जो बड़ी तस्वीर है, जिस तरीके से तमिलनाडु में एक बड़ा उलटफेर दिख रहा है। हाँ समीर, आपकी आवाज कट रही है, इसलिए मैं विवेक के पास जा रही हूँ। विवेक, जो बड़ी तस्वीर है आपको क्या लग रही है? क्षेत्रीय दलों का बिल्कुल एक तरीके से डेसिमेशन क्या आपको दिख रहा है? और जो बड़ी राजनीति है वो क्या कांग्रेस बनाम बीजेपी की ही होगी अब 2029 में? क्या ऐसा लग रहा है आपको? जी 2029 में इतना ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। रीजनल पार्टीज जो आपको लगता है, आरजेडी अभी भी है, उनका बेस है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल का भी बेस रहेगा, क्योंकि अभी 3 ही साल है उसके लिए, तो 3 साल में तृणमूल खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी लगभग खत्म हो ही जैसी है, लेकिन उनका भी एक अपना बेस है और वो लड़ रहे हैं। तो बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपनी जगह लड़ रही है, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंटली लड़ने से वो नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है। सबको इकट्ठा आना पड़ेगा और जो ईगो पॉइंट्स है उनको बाजू में रखना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में वही हुआ। ममता बनर्जी बहुत इगोटिस्ट लीडर है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल उसी तर्ज पर ममता बनर्जी भी बहुत इगोटिस्ट लीडर है। अगर वो कांग्रेस के साथ में वहां पर एक अलायंस बना लेती तो शायद ये दिन उनको देखना नहीं पड़ता। और इसीलिए राहुल गांधी ने उनके ऊपर जो टीका टिप्पणी की जब वो बंगाल गए थे, हालांकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के खिलाफ ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी ने जो इंडिया अलायंस में जो तमाशे किए थे पहले, और वही अपने आप को सबसे बड़ी नेता बता रही थी, तो ये ऐसा नहीं चलता है। आपको देखना पड़ेगा लार्जर पिक्चर क्या है। आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो भी नेता मैं ही हूं। तो ममता बनर्जी ने कई जगह कांग्रेस के लिए मुश्किलें भी पैदा की थी। तो अब ये कहना कि कांग्रेस की वजह से ममता बनर्जी को तकलीफ हुई, तो आपने अलायंस क्यों नहीं किया कांग्रेस के साथ में बंगाल में? आप देखिए, जब फाइनल परसेंटेजेस आएंगे, अभी हम पूरी तरह से कह नहीं सकते, एब्सोल्यूट फिगर्स से कोई निष्कर्ष ठीक नहीं निकलता नहीं है। जब परसेंटेजेस आएंगे, मुझे लगता है कि पिछली बार जब ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का एक फ्रंट था, इकट्ठा लड़े थे, उस समय 9% तीनों के फ्रंट को मिला था और एक ही सीट मिली थी 2021 में। अभी ये तीनों अलग अलग लड़े हैं, लेकिन तीनों की सीटें बढ़ी है, तो तीनों को मिलाकर कुछ मुझे लगता है 25 सीटें मिली है। परसेंटेज भी जाहिर है बढ़ा होगा। ये हो सकता है कि इन लोगों ने बहुत सारे जो वोट्स है वो तृणमूल के खाए होंगे। ये बहुत पॉसिबल है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है तृणमूल के खाए होंगे इन्होंने। अलायंस बनता तो वो नहीं होता। पर ओवरऑल जो बंगाल का सीन है उसमें मुझे लगता है, मुझे गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो दिख रहा है कि विक्ट्री मार्जिन्स बहुत ज्यादा नहीं होंगी। मतलब भले ही सीटें बहुत तृणमूल की कम दिखेगी, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बहुत ज्यादा फर्क होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि 42% तक तृणमूल रेस्ट्रिक्ट हो जाए और बीजेपी को 45% मिल जाए। एक सवाल विवेक आपसे और भी पूछना था, जो अनुमा जी बोलकर गई, और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते आपसे भी पूछना था कि ये जो 2 सीटें बीजेपी ने केरल में जीती हैं, क्या ये वाकई में कांग्रेस के लिए एक चिंता का सबब बन सकता है? क्योंकि इसी तरीके से धीरे धीरे किसी भी राज्य में बीजेपी एंट्री करती है और पैर पसारने के सारे हथकंडे उसके पास होते हैं, और उसका पश्चिम बंगाल जीता जागता एग्जाम्पल है कि 10 साल में बीजेपी कहाँ थी 10 साल पहले और कहाँ आज पश्चिम बंगाल में पहुंच गई। क्या केरल में बीजेपी ऐसा कर सकती है, और क्या कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी भी है? जी नहीं, मैं उस पर आता हूं। मैं बंगाल का जो बता रहा था वहां से मैं उधर ही आ रहा था, क्योंकि उसमें एक लिंक है। अब देखिए, जब फाइनल परसेंटेजेस आ जाएंगे तब ये हो सकता है कि एवरेज विक्ट्री मार्जिन जो है वो 7-8 हजार से ज्यादा नहीं होगी दोनों के बीच में। और आप 27 लाख जो वोट कटे हैं उसको आप 392 से डिवाइड करिए, आपको 7-1 हजार का फिगर आता है। तो ये 27 लाख वोट इन्होंने इन लोगों को वोट नहीं करने दिया, उसी के बदौलत ये ज्यादातर जीते हैं। ये स्पष्ट होगा, बिल्कुल स्पष्ट होगा, ये गलत रास्ते से जीते हैं, वरना ये जीत नहीं सकते थे। वहां फिर एक बार तृणमूल कांग्रेस ही
जीत हासिल करती होती अगर ये सही तरीके से होता और वहां कोई गलत रास्ता बीजेपी ने अख्तियार नहीं किया होता और इस तरह से लूट नहीं मचाई होती। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आप अगली बार मतदान करो, आपकी बार आपका नहीं हुआ तो रहने दो, आप मतदान नहीं कर सकते। भाई जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जब तक गलत साबित नहीं होते या फिर आपका क्राइम सिद्ध नहीं होता तब तक आपको इनोसेंट माना जाता है। तो ये लोग तब तक सिटीजन्स है भारत के जब तक आप इस पर निष्कर्ष नहीं देते कि ये सिटीजन्स नहीं है, ये वोट करने के योग्य नहीं है। लेकिन इनके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया और इनको वोट करने से वंचित रखा गया। यानी सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट अगर इस सेक्रेड प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो फिर क्या बचा है? तो ये बहुत गलत तरीके से हासिल की हुई जीत है। अब उसका अर्थ यह है कि जहां जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है वहां वहां विक्ट्री कैसी इंश्योर करना है, ये बीजेपी ने पहले असम में किया जहां सबसे ज्यादा मुसलमान होते हैं, 30-34% के करीब वहां मुसलमान है। यहाँ 27-28% मुसलमान है बंगाल में, यहाँ पर अभी उन्होंने जीत हासिल की। और नेक्स्ट इन लाइन जो है वो केरला है, वहां पर भी लगभग मुझे लगता है 27% मुसलमान है, 27%। अब नेक्स्ट टारगेट केरला होगा। अब केरला को कैसे बचाना है ये अपोजिशन को सोचना होगा। मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि सारी जो अपोजिशन पार्टीज है, ये बहुत आउटलैंडिश मैं विचार रख रहा हूं, आपके पास कोई इलाज नहीं, आप सब मर्ज हो जाइए, आप एक पार्टी बनाइए, एक ही पार्टी बनाइए। इस देश में 2 पार्टी सिस्टम आने दीजिए। अगर आप 2 पार्टी सिस्टम नहीं लाते हैं तो इस देश में एक 1 पार्टी सिस्टम आना तय है। 2029 में नहीं आएगी, 2034 में आएगी। सिर्फ बीजेपी रहेगी। चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी का मॉडल है वो बीजेपी का आदर्श है, वो संघ परिवार का आदर्श है। उस मॉडल की तरफ संघ परिवार देश को ले जा रहा है। फेडरलिज्म खत्म होगा, यूनिटरी स्टेट वो लाएंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी खत्म होंगे। आप ध्यान में रखिए, ये देश को इस तरह से बांटेंगे, इस तरह से डिलिमिटेशन करेंगे कि कहीं मराठियों की मेजॉरिटी नहीं रहेगी, कहीं बंगालियों की मेजॉरिटी नहीं रहेगी, सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी के हिसाब से इस देश का वो बंटवारा करेंगे। लिंग्विस्टिक स्टेट्स भी वो खत्म करेंगे, आज नहीं कल नहीं परसों, ये ध्यान में रखिए। तो ये लार्जर ब्लूप्रिंट का प्लान है और उससे अगर ये इस धोखे को आप अगर नहीं समझ रहे, जिस तरह से आपने बीजेपी के धोखे को 2014 में नहीं समझा, 1925 से 2014 तक नहीं समझा, आपने उनको खुली छूट दी, आप अगर अभी भी नहीं समझ रहे और आप अभी भी उस पुराने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पुराने तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप नई सोच के साथ पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। आपको सारी अपोजिशन लेफ्ट ऑफ द सेंटर एजेंडा, जो कम्युनिस्ट पार्टी का लेफ्ट एजेंडा है, उसके लिए कांग्रेस में जगह है, क्योंकि कांग्रेस में लेफ्ट ऑफ द सेंटर की जगह, कांग्रेस में राइट ऑफ द सेंटर की जगह है, कांग्रेस में समाजवाद की जगह है। कांग्रेस सबको एक साथ ले सकता है। ये सारी जो पार्टियां है, जो कोई लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, कोई सेंट्रिस्ट है, कोई राइट ऑफ द सेंटर है, सारों के लिए कांग्रेस में जगह है और कांग्रेस ने सिद्ध किया है। ये कांग्रेस को एक बड़ा अम्ब्रेला मानकर सारे एक साथ आ जाए और एक पार्टी बने और बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पर बीजेपी को अगर चैलेंज करे तो ये बहुत आउटलैंडिश लगता है सुनने में, लेकिन क्या इसके सिवाय आपके पास कोई दूसरा चारा है? आप बताइए। अगर मान लीजिए कि बंगाल में सारी अपोजिशन पार्टीज एक होती तो क्या बीजेपी जीतती? आज नहीं जीतती। उसी तरह से वो बदरुद्दीन अजमल और मुसलमानों के वोट जो कट रहा है, मुझे बिल्कुल गारंटी है कि बंगाल में ये जो अपने हैदराबाद वाले है ओवैसी, उनके पार्टी ने भी कई मुसलमानों के वोट काटे होंगे। और असम में तो हमने देखा ही है बदरुद्दीन अजमल ने किस तरह से मुसलमानों के वोट काटे। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा तो बिल्कुल आप अपेक्षा मत कीजिए कि आप बीजेपी को कभी हरा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास तो सत्ता भी है, पावर है, पैसा है, रिसोर्सेस है, मैन पावर है, क्या नहीं है। तो ये इंडियन फेडरलिज्म के लिए चैलेंज है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक अरेंजमेंट है उस पूरी तरह से तहस नहस करने का जो बीजेपी का पूरा एक बीड़ा बीजेपी ने उठाया है, उसको आपको सही मायने में चैलेंज करना है और देश को बचाना है, देश की डेमोक्रेसी को बचाना है। तो सारे पार्टियों को एक तो एक फ्रंट बनाइए या फिर एक पार्टी बनाइए। जिस तरह से अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, उस तरह से 2 पार्टी सिस्टम से देश को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल बीजेपी को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन आपको नई सोच के साथ बीजेपी का मुकाबला करना है। जी
ठीक है। अब मैं अंत में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बस समीर से एक सवाल करूंगी कि समीर, एक समय था कि पश्चिम बंगाल पूरा लेफ्ट था, फार लेफ्ट से अब हम सीधा फार राइट की ओर चले आए हैं। आज पश्चिम बंगाल की जनता में क्या ये वाकई में बदलाव की ये भूख दिख रही थी? आज जिस तरीके से विजुअल्स मैं देख रही थी, जो कोलकाता बीजेपी का दफ्तर है वहां से हावड़ा ब्रिज पर जिस तरीके से सेलिब्रेशन के विजुअल्स मैंने देखे, लोग टीका चंदन लगा कर जय श्री राम के नारे, ऐसा तो बंगाल में कभी दिखा ही नहीं। क्या वाकई में बंगाल की जनता को ये भूख थी? उसी सवाल के साथ फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी जी। देखिए, ग्राउंड लेवल में एक एंटी इनकम्बेंसी का कारण तो दिख रहा था, लेकिन ये इतना बड़ा रूप लेगा ये किसी ने समझा नहीं है, क्योंकि एक साइलेंट वोट हुआ है। और जहाँ तक लेफ्ट से राइट का शिफ्ट है, तो ये शिफ्ट अचानक नहीं हुआ है, ये थोड़ा करके आप देखिएगा बीजेपी के स्टेडीली बंगाल में ग्रो करते गया है। तो ये जो हिंदुत्व का ग्रोथ है, ये बंगाल में पिछले पिछले 10 साल से ये हो रहा था, तो आज इसका पीक में चला गया है। और बीजेपी जो बंगाल में पर्टिकुलरली इस बार एक जो उनका हिंदुत्व एजेंडा है, उसके साथ साथ जो बंगाली कल्चर का एक मिश्रण हिसाब से उन्होंने पेश करने का कोशिश किया है। जैसे टीएमसी का आपकी आवाज कट करके आ रही है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आवाज कट रही है। और में आने से मछली खाने नहीं देंगे। हाँ, आपकी आवाज कट रही थी बीच में। हाँ, तो बीजेपी का जो इस बार देखिएगा कैंपेनिंग में भी जो था, ये मछली लेके कैंपेन करना, तो इस तरह से इन्होंने अच्छा ब्लेंडिंग किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस बार इलेक्शन में जो काम किया है, एसआईआर का डिलीशन का जो फिगर आया है, उसको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है कि देखो इतने सारे बांग्लादेशी थे। तो ये जो नैरेटिव क्रिएट किया है, इसको कहीं ना कहीं एक लार्ज सेक्शन जो इनको मान लिया है, ये जो हाइपोथेसिस बीजेपी ने खड़ा किया है। और इलेक्शन कमीशन का तरफ से भी ये इसका कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है। जो जिसका नाम डिलीट हुआ ये नहीं है कि ये सब घुसपैठिया या रोहिंग्या है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का ये चुप्पी कहीं ना कहीं बीजेपी को ये नैरेटिव और पुश करने में हेल्प किया है। ठीक है, चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। अभी तो इन चुनाव नतीजों को बहुत दिनों तक डिकोड किया जाएगा, इसका क्या असर नेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, किस तरीके से ये बंगाल का जो चुनाव है एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, इस पर लोग अभी आने वाले दिनों तक लिखते रहेंगे। और अलग अलग राज्यों का एग्जाम्पल देकर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति पर, आई एम श्योर इसको लेकर भी डिस्कशंस आने वाले दिनों में होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक देशपांडे, समीर पुरकायस्था, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।